कई बार हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट क्यों कर लेते हैं अपने लाइफ में जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा मिजरी का कारण बनते हैं? तो नेगेटिव लोग हमें दबाने के लिए नहीं आते, नेगेटिव लोग हमें हमारा पोटेंशियल बताने के लिए आते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका रियल पर्पस क्या है, आपके अंदर वो तृष्णा पैदा करने के लिए आते हैं। ग्रैटिट्यूड नहीं है ईश्वर के प्रति कि जो दिया है वो सही है, हम संतुष्टि नहीं हो रहे, फिर तो सारी ही सोल्स लगभग 90% मैं कहूँगी कि इवॉल्व नहीं है। देखिए, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस, ऑल ऑफ अस। रियल हैप्पीनेस मीन्स हैप्पीनेस विदाउट एनी रीज़न। कलयुग में भी ऐसे डिवाइन सोल्स क्या पैदा होंगे? हो रहे हैं, हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस समय मास अवेकनिंग हो रहा है। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू इला जी। सर, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि सोल प्लान्स क्या होता है, सोल स्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी कोई सोल जन्म लेने वाली होती है उससे पहले वो क्या अपनी तैयारियां करती है, कैसे वो डिसाइड करती है कि कहाँ उसको जन्म लेना है। साथ ही हम सोल के लेवल पे भी बात करेंगे कि अगर मैं और आप बैठे हैं तो सोल के तौर पर हम कितने पुराने हैं, कितनी जर्नीज़ करके आए हैं, हम कितनी बार जन्म ले सकते हैं, कितनी बार जन्म ले चुके हैं, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बर्थ पे बात करते हैं कि जब भी कोई सोल आने वाली होती है तो क्या तैयारियां करती है। जी देखिए, सोल आने वाली होती है, दैट आई विल से इज द लास्ट स्टेप। अच्छा, रीबर्थ इज द लास्ट स्टेप, है ना। उससे पहले जो चीज़ें होती हैं वो आपके रीबर्थ को डिफाइन करती हैं, आपकी रीइंकार्नेशन को डिफाइन करती हैं। जैसे क्या चीज़ें डिफाइन करती हैं? आपका पास्ट लाइफ, ठीक है, पास्ट लाइफ के आपके क्या चीज़ें थी जो अनफिनिश्ड रही, क्या जो आप अचीव करना चाहते थे अचीव नहीं कर पाए, क्या डिज़ायर्स रह गई, वो सारी चीज़ें रेफरेंस बनती हैं। उसकी रेफरेंस से फिर हम नई स्क्रिप्ट लिखते हैं, है ना। जैसे क्या क्या अनअटेंडेड था, अब मैं उसे अटेंड करने के लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा, ओके, है ना। उसको अटेंड करने के लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर किरदार डालूंगा। सबसे पहले हम पेरेंट्स चुनते हैं, है ना। जैसे स्पेशली मदर को हम पिक करते हैं, क्योंकि मदर एक ऐसी फाउंडेशन होती है जिससे हमारा सोल स्क्रिप्ट जो होता है एक्टिव हो जाता है। सोल स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाना यानी कि अगर आप उस माँ के गर्भ में नहीं आएंगे तो जैसी कंडीशंस आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी आपकी सोल को ग्रो करने के लिए। भले ही वो पेट के अंदर हो या भले ही वो पेट के अंदर हो या पेट के बाहर हो, है ना। तो माँ एक ऐसा स्थान देती है आपको जिससे आपकी सोल की जो जर्नी होती है या स्क्रिप्ट होती है वो चलना शुरू होती है। और इसके साथ साथ जो बाकी सारे रिश्ते होते हैं थोड़े बहुत हम पिक करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पास्ट में किसका कितना लेना है कितना देना है, उन सब लोगों को हम पिक करते हैं। वी कॉल देम एज सोल ट्राइब और सोल फैमिली। जैसे हमारी धरती पर एक फैमिली होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी एक सोल फैमिली भी होती है जिनमें से हम लोगों को पिक करके नीचे लेके आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट की रेफरेंस से पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया, जिसके कारण मैंने खुद को तो हर्ट किया ही और दूसरों को भी हर्ट किया, दूसरों का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो रिव्यू में मैंने डिसाइड किया, स्क्रिप्ट में मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट लाइफ टाइम में मैं अपने लिए स्टैंड लेना सीखूँगा, है ना। अब ये मेरा लेसन है, तो मैं अपनी किरदारों को चुनने के लिए अपने फैमिली में एक कॉल डालूंगा कि मुझे ये लेसन सीखना है, क्या कोई इस लेसन को सीखने के लिए मेरी हेल्प करेगा। तो पेरेंट्स तो हम चुन ही लेते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें कोई और व्यक्तियों की आवश्यकता है जो हमारे लिए अर्थली रेल में भी सिबलिंग बने या बॉस बने या मदर फादर इन लॉ बने या कोई और फ्रेंड बने, है ना, तो इनको भी हम पिक करते हैं। कहाँ से पिक करते हैं? अपनी सोल फैमिली में से। तो लर्निंग हमेशा म्यूचुअल होती है। अगर उस सोल फैमिली के मेंबर को लगेगा कि हाँ तुम्हें अगर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ सीखना है तो मुझे भी कहीं ना कहीं गिविंग स्पेस सीखना है, कि मुझे भी दूसरों को स्पेस देना सीखना है, तो हाँ मैं यहाँ पे सीख सकता हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बॉस बन के आने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से हम सोल फैमिली में से लोगों को अपनी अर्थली रेल में एक रोल निभाने के लिए लेकर आते हैं।
पर सर अगर इसको ऐसे समझें तो पेरेंट्स तो हमारे पहले ही ऑलरेडी धरती पर होते हैं। यस। तो जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत समय बाद आते हैं। यस, वो सारे सोल आपके प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। वो सारे ऑब्वियसली अगर आपका कुछ प्लान एक्टिव होना है इमीडिएटली थोड़ी एक्टिव हो जाएगा। उसका प्लानिंग जो होता है कई सालों पहले शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। आप वैसे ही पेरेंट्स की वूम चुनते हैं जो आपको प्रॉपर वही फाउंडेशन देंगे जो आपके लिए चाहिए हो। जैसे हनुमान जी ने जन्म लेने के लिए अंजना माँ को ही चुना और कोई नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इसी फाउंडेशन से उनका जो लाइफ का जर्नी है, जैसा उनको चाइल्डहुड मिलेगा, जैसा अपब्रिंगिंग मिलेगा, जैसे माँ शब्द कहेगी, उसी से ही सब कुछ एक्टिव होगा। ओके। और ये सोल रिव्यू कब होता है? रिव्यू होता है जैसे हमारी डेथ होने वाली होती है तब भी होता है, और डेथ के बाद भी कई स्टेट्स में रिव्यू होता है। डेथ होने वाली होती है तब कैसे होगा सर? अभी तो शरीर में ही है। तो जैसे मान के चलिए कि आपके संदूक में कुछ कपड़ों की लेयर्स लगी हुई है ना। आपको ऊपर की लेयर्स को छोड़कर नीचे की लेयर से कपड़े निकालने हैं, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले ऊपर की लेयर को निकालेंगे फिर ही नीचे से निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी मेमोरीज भी एक स्टैक की तरह है। तो जब हम बॉडी को खाली करते हैं तो सारी मेमोरीज भी खाली होंगी, वो निकलेंगी, और वो जब निकलती हैं तो रिव्यू की तरह चलती हैं, नेचुरल। क्योंकि हमें एक जीवन का एक समीक्षा मिलती है कि ये ऐसा जीवन मैंने जिया, ये किया, वो किया, और उसको देखते देखते हमें फिर बहुत सारी रियलाइजेशंस भी आती हैं कि काश मैं ये कर देता, काश मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश मुझे उसको माफ़ कर देना चाहिए था, उससे बात कर लेनी चाहिए थी। तो ऐसी चीज़ें भी नेचुरल पैदा होती हैं, तो उसको हम रिव्यू उसको हम रिव्यू कहते हैं। और डेथ के बाद में जब हम हायर प्लेन्स में जाते हैं, बहुत सारे सेशंस में हम देखते हैं जब लोगों को हम पास्ट लाइफ डेथ एक्सपीरियंस कराने के बाद हायर प्लेन्स में लेकर जाते हैं तो वहाँ भी वो रिव्यू करते हैं कि कैसा हमने जीवन जिया और इसको कैसे आगे बेहतर बनाने के लिए हम क्या इससे ले सकते हैं। सोल कितनी पावरफुल चीज़ है ना सर। जब हम शरीर में होते हैं तो हम कभी रिव्यू नहीं कर पाते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मुझे किससे बात कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये शरीर त्यागते हैं वैसे ही हम उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। हमारी वो कॉन्शियसनेस इतनी एक्टिव हो जाती है कि हम पहचानने लगते हैं कि क्या गलत किया, क्या सही नहीं था। देखिए, इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ नोइंग एंड फॉरगेटिंग। पहले हमें पता होता, आत्मा को सब पता है, जब हम शरीर के बाहर होते हैं हमें सब पता है, पर जैसे ही शरीर की चादर डलती है, यानी कि माया की चादर डलती है, तो फिर हम सब भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि अब भूल जाओ, पर उसको जगाने के लिए आपको कुछ पुरुषार्थ करना होगा। जैसे दूध में मक्खन है पर ऐसे ही नहीं दिखेगा। सही बात है, मथना पड़ेगा। जब आप भी अपनी चर्निंग करेंगे, चर्निंग से क्या होगा, जो वो सोई हुई विजडम है आपकी बाहर आएगी, आपकी जगेगी। तो फिर अगर नोइंग टू फॉरगेटिंग हुआ है तो फॉरगेटिंग टू नोइंग भी होता है। इसी को कहते हैं हम नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, अपने रियल स्वरूप को जानना, हु एम आई का उत्तर लेना। रमणा महर्षि हमेशा हु एम आई की बात करते थे। अपने आप को जानो, अपने रियल सेल्फ को जानो, जो इन सारी लाइफ टाइम से आगे है, इन सब से आगे है। राइट सर, हम कई बार ऐसे घर देखते हैं जहाँ पर सारे स्पिरिचुअल हैं, सारी पीढ़ियों से लोग स्पिरिचुअल चले आ रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उनको संस्कार ही वैसे मिले हैं तो बच्चे फिर उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि मम्मी पापा जैसे हैं हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे उनको ही फॉलो कर रहे हैं, या ये सोल प्लान का हिस्सा होता है कि मुझे जाना ही ऐसे परिवार में है जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता हो ताकि मुझे बचपन से वो परिवेश मिल जाए। जी देखिए, ये टू वे है। जैसे पेरेंट्स भी अगर स्पिरिचुअल है तो वो भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, है ना, दोनों टू वे है। सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चा ही चुनता है माँ को, माँ भी बच्चे को चुनती है। अच्छा, अंजना माँ ने हनुमान जी को चुना, किसी जन्म में वरदान मांगा कि आपको मेरा बच्चा बन के आना, भगवान को ही कहा कि आपको मेरा बच्चा बन के आना है ना। तो इसी तरह से इट इज ऑलवेज टू वे। तो अगर आप किसी को चुनते हैं तो उसको भी आपको चुनना होता है, तभी म्यूचुअल सब कुछ काम करता है। सर मान लीजिए कोई सोल स्क्रिप्ट तैयार कर रही है
और वो चुन रही है कि अब मुझे कैसे गर्भ में जाना है, कैसी फैमिली जाना है, कौन से लेसन्स मुझे चाहिए, तो फिर कई बार हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट क्यों कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा मिजरी का कारण बनते हैं? देखिए, हम अपनी लाइफ में ग्रोथ पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी में करते हैं, है ना। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का अपना अपना रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कमल तो हमें सबको पसंद है, और कमल के नीचे जो कीचड़ होता है वो हमें पसंद नहीं है, पर अगर कीचड़ नहीं होगा तो कमल भी नहीं होगा। राइट। सेम वे, अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो नहीं होगा जो हमें ग्राउंड कर देता है, तो स्पिरिचुअलिटी का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो ये लोग भी अगर नहीं होंगे तो फिर हम अपने आप को कैसे जानेंगे। आज मुझे अगर कोई तंग करता है तो ही मेरे अंदर क्वेश्चन शुरू होगा ना, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, नहीं तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन जगेगा ही नहीं, मैं तो खाओ पियो ऐश करो वाला सिर्फ जीवन जीऊँगा। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके अंदर वो तृष्णा पैदा करते हैं, अपने आप को जानने की एक मिसाल जो है ना वो जलाते हैं, थोड़ी सी स्पार्क पैदा करते हैं। और ये लाइफ का रूल है ना, द्वैत लाइफ का रूल है। जहाँ पे दिन है वहाँ पे रात भी है। दिन में अगर हम काम करते हैं सारा, अगर समय दिन ही रहेगा हम तब भी पागल हो जाएंगे, और सारे समय अगर रात रहेगी तब भी हम पागल हो जाएंगे। तो बैलेंस, दिन और रात का बैलेंस, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बैलेंस से ही हम खुद को जान पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि ना मैं पॉजिटिव हूँ ना मैं नेगेटिव हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ, ओनली थ्रू दैट। तो नेगेटिव लोग हमें दबाने के लिए नहीं आते, नेगेटिव लोग हमें हमारा पोटेंशियल बताने के लिए आते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका रियल पर्पस क्या है, आपके अंदर वो तृष्णा पैदा करने के लिए आते हैं। अल्पायु को कैसे जस्टिफाई करते हैं हम, जब हम सोल प्लान, सोल स्क्रिप्ट की बात करते हैं, कोई भी सोल बहुत कम समय के लिए क्यों आना चाहेगी? जी देखिए, ऑल डेथ इज़ प्री प्लान्ड। हर तरह की डेथ, अगर मुझे वो चाहे अकाल लगे चाहे काल लगे, वो प्री प्लान्ड है। वो सोल ने निर्धारित किया है, जिस समय उसने निर्धारित किया कि मैं ऐसे जन्म लूँगी, उसी मोमेंट में वो ये भी डिसाइड करती है कि मैं कैसे एग्जिट करूँगी। इट इज़ डिसाइडेड, ऑल डेथ इज़ प्री प्लान्ड। हमें लग सकता है कि कोई ऐसा क्यों चुने जाना, पर डेथ क्या है? डेथ बेसिकली अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ना है। डेथ इज़ नथिंग मोर देन दैट। आज मैंने सुबह ये कपड़े पहने, शाम तक आते आते ये गंदे हो जाएंगे, मुझे उतारने ही पड़ेंगे। सेम वे, जब सोल एक फिजिकल बॉडी को पहनती है, कुछ समय के बाद वो फिजिकल बॉडी में इतनी क्षमता नहीं रहती कि उस बॉडी को, उस सोल को अपने अंदर समाहित कर पाए, फिर उस बॉडी को छोड़ना ही पड़ता है, उस चोले को छोड़ना ही पड़ता है। तो डेथ तो यही है कि फिजिकल बॉडी को ड्रॉप करना। डज नॉट मीन कि आपका अस्तित्व खत्म हो गया, आप उसके बाहर भी बने रहते हैं। और भले ही वो आपको लगे कि अल्पायु है, बच्चे की छोटी उम्र है इसलिए डेथ हो गई, पर उस स्टेज में भी उन्होंने डिसाइड किया है ऐसे जाना, इसीलिए वो जा रहे हैं। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं कि उनके जाने से शायद उनके मम्मी पापा में कुछ जागरूकता आएगी, कुछ उनके जीवन में बदलाव होगा, जो कुछ उन्होंने इनिशिएट करना था। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक बच्चे की मृत्यु हुई और पेरेंट्स ने जब अपने ग्रीफ को हैंडल किया, उसके बाद अब वो बाकी सब पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं के प्रति, अपने बच्चे की केयरिंग, पेरेंटिंग के प्रति, है ना। तो क्या हुआ, अपने पेन से अब दूसरों को हेल्प कर रहे हैं कि वो इस चीज़ से गुजरे ना, है ना। तो ये एक चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ जो प्लान्ड नहीं होती हमारे सिस्टम में, डेथ एज अ दैट इज़ नॉट प्लान्ड। क्योंकि में क्या होता है, आप विलफुली अपनी लाइफ की कॉर्ड को कट करते हो, विच इज़ नॉट प्लान्ड। वो सोल एग्जिट का प्लान नहीं होता है? नहीं होता। इट इज़ नेवर अ प्लान फॉर एग्जिट। क्योंकि जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक सोचिए, एक पिक्चर लिखनी शुरू हुई, पिक्चर रोल हीरो करना शुरू हुआ, उसने अपना रोल निभाना शुरू कर दिया, बीच में से अब वो पिक्चर में से गायब हो जाए, तो उस पिक्चर का क्या बनेगा? पिक्चर कभी पूरी नहीं होगी। सेम वे मीन्स हॉस्टाइल वे से आप अपने स्क्रिप्ट में से बाहर निकल गए हो, और जो अरेंजमेंट यूनिवर्स ने आपके लिए करी थी, जिन लोगों को आपने अपनी लाइफ में आमंत्रित किया था,
जिनको आपने कुछ सिखाना था, जिनसे आपने कुछ सीखना था, उनका भी चैलेंजेस में ट्रबल होगा ना, उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर यूनिवर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनकी लाइफ को सेट करने के लिए, क्योंकि आपकी जगह पे कोई और व्यक्ति अब सेट होगा उनके लिए। और दूसरा क्या होता है, में सिर्फ आप अपना फिजिकल बॉडी छोड़ते हो। जैसे हम अपने शास्त्रों में भी कहते हैं कि हमारे श्वास लिखे हुए हैं, कितने श्वास लेने हैं हमने, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्स श्वास लिखे गए हैं, अब के कारण मैंने बीच में छोड़ दिया, पर श्वास तो मेरे पड़े हैं। तो ऐसा क्या होगा उस स्पेस में, आपने बॉडी छोड़ दी पर सटल स्पेस में आप यहीं रहोगे। ओके, तो ये आप कह रहे हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है। इट इज नॉट एन ऑप्शन। रेस्ट और डेथ इज एन ऑप्शन। आप अपनी हर तरह की डेथ को प्लान करते हो, हमें चाहे वो अकाल लगे, काल लगे, जल्दी लगे, लेट लगे, पर कोई ऑप्शन नहीं। सोल फैमिलीज क्या हमेशा ऊपर ही होती हैं या नीचे भी हमारी सोल फैमिलीज हो सकती हैं, कि कुछ लोगों ने जन्म ले लिया हमारी सोल फैमिली में से और कुछ लोग अभी वहीं पे हैं? हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं होता कि सारे सोल फैमिली के मेंबर्स आपको एक ही लाइफ टाइम में आपके साथ आएँ या आपको मिलें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपके कुछ लोग साथ में आ सकते हैं, कुछ लोग अपना कुछ और कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये पूरा फ्री विल, पूरा ओपननेस से चलता है। इट जस्ट दैट कि लर्निंग म्यूचुअल होनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि आपके जीवन में आके लर्निंग म्यूचुअल हो रही है तो वो आएंगे, अगर नहीं होगी तो वो किसी और के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से सोल फैमिलीज अपना डिसाइड करती हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि सोल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स ही बन के पैदा हों। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी हम किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से भी मिलते हैं पर हमें उसके प्रति बड़ा खिंचाव महसूस होता है, हमें वो व्यक्ति बहुत नॉन जजमेंटली सुनता है, हमारे प्रति बहुत नॉन क्रिटिकल रहता है, तो ये भी हो सकता है कि वो आपकी सोल फैमिली के हिस्से हों। स्ट्रेंजर्स ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली, योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, योर वेल विशर्स, योर एक्वेंटेंसेस, है ना। भले ही आपका ज़्यादा उनसे मिलना मिलाना नहीं है, पर दिल में एक राह बनी हुई है एक दूसरे के लिए, तो वो भी आपके सोल फैमिली से आ सकते हैं। ये लोग हमारी लाइफ में क्या मदद के लिए आते हैं? मदद से ज़्यादा मैं कहूँगा आपको खुद से मिलाने के लिए आते हैं। क्योंकि मदद तो होता है कि मुझे भूख लगी है, चलो मैं आपको खाना परोस दूँ, दिस इज़ बीइंग हेल्पफुल, है ना। पर ये आपके लिए यूज़फुल होने के लिए आते हैं। यूज़फुल और हेल्पफुल में अंतर है। क्या अंतर है? हेल्पफुल वाला तो आपके लिए खाना बना देगा, यूज़फुल वाला कहेगा वो पड़ा है बनाओ और खाओ। तो आपको एम्पावर करने के लिए आते हैं, आपकी शक्ति को लेने नहीं आते, आपका काम करने के लिए नहीं आते, आपको अपना काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए आते हैं। ओके सर, ऐसा भी कोई तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि ये ओल्ड सोल है, न्यू सोल है, बहुत समय से इस रैलम में है, कितनी पुरानी सोल है? जी देखिए, हमारी एवोल्यूशन की एक जर्नी होती है। सोल एवोल्यूशन? हाँ, सोल एवोल्यूशन की एक जर्नी होती है। जैसे अगर मैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, अगर मैं प्योर कॉन्शियसनेस की बात करूँ, प्योर कॉन्शियसनेस से सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुआ वो मिनरल किंगडम का हुआ। पहले मिनरल्स बने, पत्थर, कंकर, पर्वत, मिट्टी, क्रिस्टल्स, ये चीज़ें बननी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे जब ये एवोल्यूशन बनने लगा, फिर कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ट्रांसलेट होने लगी प्लांट किंगडम में। प्लांट्स बनने लगे, फल फ्रूट सब कुछ बनने लगा। फिर धीरे धीरे एनिमल्स आए, कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन एनिमल्स में हुआ, अलग अलग स्पीशीज़ बनी, एम्फीबियंस बने, एक्वाटिक एनिमल्स बने, मैमल्स बने, हर तरह के एनिमल्स बनने शुरू हुए। फिर धीरे धीरे एंड में ह्यूमंस आए। अब ह्यूमंस में भी बहुत सारे लेवल्स हैं, सोल के बहुत सारे लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला लेवल हम ह्यूमन एवोल्यूशन में उन सोल्स को कहते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फेंट सोल्स। इन्फेंट सोल्स की क्या नेचर होती है? इनके अंदर जो ट्रेट्स होते हैं एनिमलिस्टिक ट्रेट्स ही होते हैं, जैसे खींच के खाना, झपट के खाना, मार देना, रॉबरी, थेफ्ट, ऐसी चीज़ों पे हिचकना नहीं, क्योंकि जानवरों की प्रवृत्ति यही है, उनको नहीं पता कि मेरा खाना क्या है, तुम्हारा खाना क्या है, उनको तो खाना है। तो ऐसे लोग जो झपटना, रॉबरी में जाना, तो ये इन्फेंट सोल्स के लक्षण होते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम यहाँ से सीखने लगते हैं, हर लाइफ टाइम, इसमें काफ़ी लाइफ टाइम्स हम लगा देते हैं, तब धीरे धीरे जब हम इससे सीख लेते हैं तो हमारा एवोल्यूशन एक बेबी सोल
जैसा होता है। बेबी सोल क्या होती है, अब उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो तो हो गया, सिक्योरिटी तो हो गई, अब खाना पीना हो गया, अब नई डिज़ायर्स आती हैं उनके अंदर, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स शिप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इनको स्ट्रक्चर्स बहुत पसंद होते हैं कि इनको बस एक चीज़ का स्ट्रक्चर दे दो या उसी के नीचे चल के ही बड़े खुश हो जाते हैं। सो बेबी सोल्स क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करने में दिमाग लगाते हैं, अपना कुछ ज़्यादा नहीं लगाते। तो ये अपना इंटेलेक्ट उतना ही सीमित रखते हैं, बस इनकी डिज़ायर्स पूरी होनी चाहिए। फिर तीसरा, जब बेबी सोल हो जाती हैं, फिर उससे ज़्यादा आती हैं यंग सोल्स, अब और मैच्योर हो जाती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा उनके अंदर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, वो पावर को ढूंढते हैं कि मैं एक पावरफुल पोजीशन पे बैठूं जहाँ पर लोग मेरी सुने, लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हों, मेरी बात करें, है ना। तो इस तरह से यहाँ से जब वो सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल में जाते हैं जिसको कहते हैं मैच्योर सोल्स। अब मैच्योर सोल्स क्या होती हैं, इनके पास सेफ्टी भी हो गई, इनकी डिज़ायर्स भी कहीं ना कहीं पूरी होने लगती हैं और थोड़ा पावर में भी आ जाते हैं। अब इनको चैलेंजेस आने शुरू होते हैं रिश्तों में, क्योंकि मेजर लाइफ चैलेंजेस हमें रिलेशनशिप्स में आते हैं। आप देखेंगे 99% ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग विद रिलेशनशिप्स, है ना। ज़्यादातर हमारा चैलेंज कहाँ आता है, रिलेशनशिप में। तो ये लोग ज़्यादा रिलेशनशिप्स में सेंसिटिव होते हैं, जैसे किसी से हर्ट हो जाना, किसी को हर्ट कर देना, किसी के प्रति अपना दिल बंद कर लेना, दिल में चीज़ें रोक लेना, जो बोलना चाहते हैं वो बोलना ना, दूसरे को भी दबाना। तो रिलेशनशिप्स के जो डायनेमिक्स होते हैं, इनके सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस होते हैं। और जब इसमें हर्ट फील करते रहते हैं तो फिर ये अपने अंदर क्रिप करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी, वाई इट इज़ हैपनिंग टू मी, है ना। जैसे ही इस चीज़ को कवर करते हैं, एक लाइफ टाइम जिसमें गुजार देते हैं, फिर जाते हैं ओल्ड सोल में। अब ओल्ड सोल में क्या होता है, अपने अंदर खोजते हैं, अपने सारे उत्तरों को अंदर खोजेंगे, बाहर नहीं खोजेंगे, है ना। हु एम आई, अपना प्रश्न का उत्तर अंदर जाएंगे और ऐसी चीज़ों को समझेंगे ताकि खुद सीख के दूसरों का भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर पाए। फिर जब ओल्ड सोल इससे भी सीख जाती है, फिर जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल सोल। ट्रांसेंडेंटल सोल्स क्या होती हैं, जब ये खुद ओल्ड सोल से जैसे रियलाइज़ कर लेती हैं, अब इनका होता है सोसाइटी में बड़े रिफॉर्म्स लाना, जैसे महात्मा गांधी, जैसे स्वामी विवेकानंद, है ना। सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस, नेल्सन मंडेला, बहुत बड़ी बड़ी मैसिव जो चीज़ें इन्होंने अपने अंदर रियलाइज़ करी, अब ये सोसाइटी को उसी चीज़ को प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। एंड में जिनको हम कहते हैं इन्फानाइट सोल्स। इन्फानाइट सोल्स होती हैं जिनको अर्थ पे आना फ्री एंट्री एग्जिट होता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा लाइफ रहना है, वो आके जा भी सकते हैं, कभी भी आए। अवतार्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कृष्णा, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, है ना। ये सारे हमारे अवतार्स हैं जो जन्म लेते हैं, किसी पर्पस के लिए लेते हैं, अपना काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। सो हमारा एवोल्यूशन भी इन्फेंट सोल से फिर बेबी सोल से फिर यंग, मैच्योर, ओल्ड, ट्रांसेंडेंटल एंड इन्फाइनाइट सोल तक चलता है। तो सर इस पूरे पिरामिड के लास्ट ऊपर टॉप इनफाइनाइट सोल तक पहुंचने में कितने लाइफ टाइम लग जाते हैं? तो देखिए, इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है ना। ये भी हो सकता है आप एक स्टेज पिरामिड के एक स्टेप पे आप बहुत सारे लाइफ टाइम्स लगाएं, ये भी हो सकता है एक ही लाइफ टाइम में आप कवर कर लें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने रत्नाकर के बारे में सुना है? हाँ जी, डाकू रत्नाकर, है ना। उसका क्या था कि वो रास्ते में राह चलते हुए जो यात्री होते हैं उनको लूटकर अपने घर का निर्वाह करता था। एक बार उस रास्ते पर नारद जी आते हैं। नारद जी को पता होता है रत्नाकर उनको वहाँ मिलेगा, तो रत्नाकर उनको मिलता है और कहता है कि जो आपके पास है वो सारा मुझे दे दो। तो नारद जी कहते हैं मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक तारा पकड़ा हुआ है, तुझे ये चाहिए तो ले ले, पर तुझे इस सब को करके क्या मिलेगा? वो कहता है कि मैं इसको बेचूंगा, फिर जो मिलेगा उसको मैं घर लेके जाऊंगा, अपने घर के लोगों के लिए खाना पानी चलाऊंगा, तो मेरे जीवन का निर्वाह इसी से होता है। तो नारद जी उसे कहते हैं कि तू इतना काम कर रहा है, ऐसा पेन भरा काम कर रहा है, तेरा जो कर्मा बनेगा, अपना खाना तो तू अपने परिवार के साथ शेयर कर रहा है, क्या वो तेरा कर्मा भी शेयर करेंगे? तो उनको ये क्वेश्चन पूछता है। तो रत्नाकर कहता है हाँ, क्यों नहीं करेंगे। वो कहते हैं मुझे डाउट है, तू ऐसा कर, तू घर जाके पूछ के आ, मैं यहीं पे तेरा वेट करूँगा, अगर वो कहेंगे हाँ तो तू मुझे ले जाइयो, कर लियो जो करना है, ये सब कुछ ले जाना, पर अगर नहीं तो मेरे पास वापस आके मुझे बताना। वो यही
घर जाता है, वापस सबसे पहले अपने पिता से पूछता है, उनको सारी कहानी बताता है। फिर कहता है कि क्या आप मेरे कर्मा को शेयर करोगे? पिताजी कहते हैं कि देखो मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो अब वैसे ही मरने वाला हूँ, तो बेटा मैं ज़्यादा अब कुछ कर नहीं सकता। तो उसका द्वार बंद हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी को भी कहता है कि क्या जो मैं ये कर रहा हूँ मेरा कर्म तुम लोगी? तो वो भी अपना मुंह पलट लेती है। फिर अपने बेटे के पास जाता है, बेटा वैसे ही छोटा होता है, उसको बात समझ नहीं आती। इस चीज़ से उसके अंदर घंटी बजने लगती है और वो भाग कर नारद जी के सामने आता है और नारद जी को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरा कर्म लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और उनके कदमों में वो गिर जाता है। तो कहता है कि अब आप मुझे इससे बचने का रास्ता बताओ। अब नारद जी भी एक बड़े वाइज टीचर हैं, क्योंकि टीचर की पहचान क्या होती है कि वो शिष्य को उसके हिसाब से काम देता है। जो व्यक्ति 2nd क्लास में है उसको 12th क्लास का काम नहीं देगा, तो उन्होंने उसको उसके तरीके का काम दिया। क्या काम दिया? कि तू सारा समय बस मरा मरा करना, क्योंकि तू मारता है लोगों को, तू बस मरा मरा करना, बस यही जप। तो वो दिन रात मरा 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 राम 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 मरा मरा करते हुए राम राम में पहुंच गया। और यही वो रत्नाकर है जो आगे जाकर वाल्मीकि बनता है और आगे जाकर रामायण को लिखता है। तो देखिए एक ही लाइफ टाइम में कितना बड़ा छलांग, एक ही लाइफ टाइम में सोल का कितना बड़ा एवोल्यूशन। ऐसे ही हमने अंगुलीमाल का भी सुना है, कहाँ से वो एक उंगलियां लोगों की लेकर अपने गले में पहनता था, कहाँ वो एक बौद्ध भिक्षुक बन गया। तो एवोल्यूशन का ना कोई लिमिट नहीं है। मैं कहूँ कि एक कंडीशन बनी हुई है, दैट फील्ड इज इन्फिनाइट, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। आप उसे आज कर लो, आप उसे कल कर लो, आप उसे 2000 साल के बाद कर लो, उसके पास हमेशा हाँ है। इन्फिनाइट फील्ड के पास हमेशा हाँ है। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। तो लेकिन ये पिछले जन्म के कर्म नहीं होते हैं सर, कि हम पिछले जन्म से कर्म ही ऐसे लेकर आए हैं कि इवॉल्व नहीं हो सकते इस लाइफ में। तो फ्री विल इतनी थोड़ी ना मिली होती है कि हम पूरी तरह से रत्नाकर वाली लाइफ पे चल रहे हैं। देखिए मौके सबके पास होते हैं, किसी लाइफ टाइम में तो आप शुरुआत करेंगे ना, तो शायद वो शुरुआत की लाइफ टाइम यही वाली हो सकती है। हम ये क्यों सोचे कि ये लाइफ टाइम नहीं है वो। बिल्कुल, मौके सबको मिलते हैं, है ना। वो अलग बात है कि हम मौके को देखकर, एक छोटी सी आवाज हम सबके अंदर बोलती है, वो अलग बात है हम कई उसे सुनते हैं, कई उसे नहीं सुनते हैं। सर ये तो हमने एक परिभाषा के रूप में डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप अपने सोल का एडवांसमेंट पता कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे पहचानना हो कि मैं किस लेवल की सोल हूँ, मेरी लेवल कहाँ पहुँचा है, तो कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिनसे मैं पता कर लूँ? देखिए कुछ क्लूज हो सकते हैं, आप इन क्लूज को देख सकते हैं। जैसे आपकी लाइफ की बेसिक एनर्जी किस दिशा में जाती है, जैसे क्या आपकी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ की कंप्लेंट में जाती है कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ब्लेम है ये, और यहाँ गिल्ट पे, हाय मैं कर नहीं पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं कर नहीं पाऊंगा, अपने आप को ही आप निम्न कर रहे हैं। तो कंप्लेंट या गिल्ट ये कैसी आपकी, है ना, कैसी आपकी एनर्जी चल रही है। दूसरा, आप किसके प्रति कितने जजमेंटल हैं या नॉन जजमेंटल हैं, है ना। आप किसी को जब मिलते हैं तो सबसे पहले उसको स्कैन करके ऊपर से नीचे तक उसको जज करते हैं, मे बी उसकी अपीयरेंस को, या मे बी उसके चरित्र को, या आपने कोई पास्ट की रेफरेंस ली होती है उसके बेसिस पे। तो जो हाई इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं वो ज़्यादातर नॉन जजमेंटल, नॉन क्रिटिकल होती हैं। वो जानती हैं कि वंस अपॉन अ टाइम वी ऑल गो थ्रू दिस जर्नी, है ना। हम सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। जो एक ऐसा व्यक्ति है जो आज किसी की बात नहीं सुन रहा है, जो एंग्री है, वो उसको भी जज नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो आप लाइफ जी रहे हो वो आप अपने पर्सपेक्टिव से बेस्ट जी रहे हो। तो आपको वो उस स्वरूप से देखती हैं, नॉन जजमेंटली देखती हैं। तीसरा हो सकता है स्पिरिचुअल वर्क में उनको ज़्यादा रुचि रखना, है ना, मेडिटेट करना, है ना। भक्ति हम करते हैं, पूजा करते हैं, दैट इज़ गुड, पर ध्यान इज़ द PhD ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो अगर आप ध्यान के प्रति आपका रुझान है, आप ध्यान करने में आपको अच्छा लगता है, अच्छी किताबें पढ़ना, है ना। हमारे पास बहुत सारा अच्छा इतिहास है, हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, और बहुत सारे वेस्टर्न ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी विजडम दी है।
तो अच्छे ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करना। चौथा हो सकता है कैसी संगत में आप बैठते हो। आपकी संगत भी आपकी रंगत बनाती है। कौरवों और पांडवों में अंतर क्या है? संगत का। कौरव का जो बैक था वो कौन था? शकुनी था, कर्ण था। इधर देखिए कृष्ण खुद थे। कृष्ण थे। तो कैसी संगत में आप बैठते हो, आपका जो संग है। इसीलिए बुद्धा ने भी जैसे कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, अंत में संघम शरणम गच्छामि। क्योंकि बुद्ध तो आए और चले गए, फिर बुद्ध की धम्मम क्या है? बुद्धा की टीचिंग। उनकी टीचिंग्स को पकड़िए। टीचिंग्स हो गई तो संग, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो उस टीचिंग को फॉलो करते हैं, तभी हमारा प्रगति भी बढ़ता है ना। अगर किसी को पैसा कमाना है तो अमीरों की संगत में बैठो, अगर किसी को चुगलीखोर बनना है तो चुगली करने वालों की संगत में बैठो, और अगर आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करना है तो स्पिरिचुअलिस्ट की संगत में बैठना। जैसी संगत वैसी रंगत। सर यहाँ पर एक बड़ा मेन सवाल आता है कि फिर तो कलयुग में बड़ी कम ही इवॉल्व सोल बच गई हैं, क्योंकि जो आपने 3-4 चीज़ें बताई हैं इनके साइंस, आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोगों को तो बैग्स पे जज करते हैं, लोगों को चप्पलों पे जज करते हैं, किसने किस ब्रांड की वॉच पहनी है, किसने किस ब्रांड का बैग पहना हुआ है, किसका अपीयरेंस कैसा है, कौन किसका रंग कैसा है। हम जजमेंटल बहुत हो गए हैं कलयुग में। दूसरी चीज़ कि अगर हम जनरेशन वाइज देखें तो हर एक जनरेशन में कोई ना कोई चीज़ें वो दिख ही रही हैं। हम क्रिब इतना करने लग गए हैं लाइफ में, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में सक्सेस मिल जा रही है। सोशल मीडिया ने तो हर किसी को स्टार बना दिया है, तो पैसे भी बहुत आ रहे हैं लोगों के, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है ईश्वर के प्रति कि जो दिया है वो सही है, हम संतुष्टि नहीं हो रहे। फिर तो सारी ही सोल्स लगभग 90% में कहूँगी कि इवॉल्व नहीं है। देखिए, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस, ऑल ऑफ अस। सिर्फ ये है कि कोई थोड़ा यहाँ चल रहा है, कोई थोड़ा वहाँ चल रहा है। कई रियलाइजेशन की जर्नी में हैं, कई थोड़ा रियलाइज कर चुके हैं, कई बहुत रियलाइज कर चुके हैं, पर सारे ही प्रोग्रेस में हैं, है ना। पर जहाँ तक आपने लोगों की बात करी कि बहुत सारे लोग अपने आप को कंप्लेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है, वो भी प्रोग्रेस में है। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उनमें अपने आप ही अंतर आ जाएगा, या शायद आ भी रहा होगा, है ना। जैसे वो मुझे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फुल पर्सनैलिटी वैसा ही है। कुछ और भी उनके अंदर हो सकता है, वो कहीं और भी किसी और तरीके के भी हो सकते हैं। तो सिर्फ हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि वी टेक देम विद इक्वानिमिटी, एक समभाव से उनको लें और उनको भी दिव्य समझें, डिवाइन समझें, बिकॉज वो दिव्य शक्ति सबके अंदर रहती है ना। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। और एवोल्यूशन का मेन, जैसे आपने कहा कि संतोष नहीं है, संतोष ज़रूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज मेरे पास लेटेस्ट मोबाइल है, मैं खुश हूँ, कल यही मोबाइल पुराना हो जाएगा, फिर मेरी खुशी कहाँ जाएगी? इसीलिए अपने अंदर खुशी को ढूंढना। रियल हैप्पीनेस मीन्स हैप्पीनेस विदाउट एनी रीज़न। एग्जैक्टली। सर, आपने डिवाइन सोल की बात की, हमने अभी इनफाइनाइट सोल की एक बात की थी, जो कि सोल का सबसे एडवांस लेवल है, जिसमें आपने कहा कि अवतारी लोग पैदा होते हैं। कई ऐसे अवतारी बाबा हैं, कई अवतारी पुरुष हैं जो कि भारत की धरा पर पैदा हुए हैं। आप महाअवतार बाबा जी को ले लीजिए, लाहिड़ी महाशय को ले लीजिए, नीम करौली बाबा, एंड सो ऑन, बहुत सारे, क्योंकि इंडिया तो आध्यात्मिक पुरुषों की धरा रही है। कलयुग में भी ऐसे डिवाइन सोल्स क्या पैदा होंगे? हो रहे हैं, हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस समय मास अवेकनिंग हो रहा है। जब मास अवेकनिंग होता है तो क्या है, ज़्यादा लोग काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शादी में बहुत सारे बाराती हैं, बाराती ज़्यादा है तो केटरर्स भी ज़्यादा चाहिए, वॉलंटियर्स भी ज़्यादा चाहिए। ठीक उसी तरह से जब मास अवेकनिंग हो रहा है तो इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए, हमें इंकरेज करने के लिए वॉलंटियर्स भी, लाइट वर्कर्स भी बहुत सारे चाहिए। तो ऑलरेडी वो यहाँ हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली कमिंग। आजकल के बच्चे जो हैं, दे आर ऑलरेडी सच डिवाइन बींग्स, दे आर ऑलरेडी मास्टर्स। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे जो 20 साल पहले आते थे उनमें बहुत अंतर है, उनका जो इंटेलेक्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी ओल्ड सोल्स अब बर्थ ले रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कलयुग में अब ओल्ड सोल ज़्यादा बर्थ ले रही हैं? क्योंकि इसी से ही तो हमारी अवेकनिंग, हमारी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी ना। हमारा उत्थान कैसे होगा? जब ज़्यादा ऐसे लोग आएंगे जो हमें हेल्प करेंगे।
तो ये ओल्ड सोल भी कैसे जन्म लेती हैं? ये भी पूरी सोल स्क्रिप्ट, सोल प्लान तैयार करती हैं? यस, वो लॉ सबके लिए सेम है, भले ही वो ओल्ड हो, मैच्योर हो, यंग हो, कोई भी हो, तो सबके लिए फाउंडेशन सेम है। इट जस्ट दैट कि उनका जो लेसन हो सकता है वो अलग है। अच्छा, है ना, क्योंकि ओल्ड सोल का यूजुअली लेसन सिर्फ अपने से नहीं होता, इंडिविजुअल गोल्स नहीं होते, उनके कलेक्टिव गोल्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैच्योर सोल हो सकती है टू कम एज अ डेंटिस्ट। उनका गोल क्या हो सकता है? टू हेल्प पीपल हैव राइट टीथ, उनके दांतों को सही करना। पर वही सेम काम को ओल्ड सोल दूसरे तरीके से देख सकती है। ओल्ड सोल कह सकती है टू हेल्प पीपल हैव अ डिवाइन स्माइल। अच्छा, अलग तरीके से देख सकती है हर चीज़ को। और प्लस जब ओल्ड सोल अपने आप में कोई चीज़ इंटरनलाइज कर लेती है तो वो दूसरों को फिर हेल्प करती है, नेचुरल होता है। जैसे हम अंबानीज की बात करते हैं, दे आर अबंडेंट, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने साथ ही हैं, सृष्टि का भी, समाज का भी कितना कल्याण अपने तरीके से जैसा वो चाहें वो कर रहे हैं। तो जब इंडिविजुअली आप किसी चीज़ को मास्टर कर लेते हैं, ओल्ड सोल्स क्या करती हैं? उसको कलेक्टिव जोन में भी डालती हैं ताकि उस चीज़ से समाज का भी कल्याण हो, उसका फ़ायदा हो। वो अपने मतलब के लिए नहीं सोचते। मैच्योर सोल्स अपने मतलब तक रहती हैं क्योंकि वो अपने में अभी कुछ मास्टर कर रही हैं। ओल्ड सोल इससे आगे देखती हैं, अपने इंडिविजुअल गोल को कलेक्टिव गोल से कनेक्ट करती हैं। ओके, आखिरी सवाल सर, जब हम आकाशिक रिकॉर्डिंग पर जाते हैं, उनकी बात करते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि जो सोल होती है, जो मेन सोल होती है, उसका सिर्फ एक पार्ट ही ट्रैवल करता है धरती पर। तो ये थोड़ा सा आप समझाएंगे ये प्रोसेस कैसे होती है? अगर सिर्फ एक ही अंश आता है तो वो बड़ी कम मेमोरीज लेके आता होगा, सारी मेमोरीज तो कैरी नहीं करता होगा। फिर बाकी की मेमोरीज क्या आकाशिक रिकॉर्ड में रहती हैं? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप सागर की बात करें, ठीक है। सागर में से एक नदी निकली है। फॉर एग्जाम्पल सागर का पानी नमकीन है, नदी का पानी कैसा होगा? नमकीन होगा। आपके ग्लास में जो आएगा वो कैसा होगा? वहाँ से नमकीन। नेचर सबका सेम है, ठीक है। सेम वे अगर सोल का एक बेसिक नेचर है कि उसके अंदर सारी मेमोरीज हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके स्प्लिट में भी उसका सारा इंप्रेशन होगा। ओके, है ना। भले ही वो थोड़ा स्प्लिट नीचे आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोटेंशियल में कम है। देखिए, पानी जैसे अपने आप को अलग अनगिनत भागों में बांट सकता है, सोल भी एक एनर्जी है, वो अपने आप को अनगिनत भागों में बांट सकती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जब उसे लगे कि मेरी लर्निंग ऐसे ज़्यादा हो सकती है तो उस तरह से वो कर सकती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है, जब आप किसी की सोल की रीडिंग करते हैं तो आप उस फादर सोल से कनेक्ट करते हो। फादर सोल हो गई ना, क्योंकि आप उसका एक अंश नीचे आया है। वी ऑल्सो कॉल इट एज मोनैड। मोनैड यानी कि पेरेंटल सोल। जैसे धरती पर हमें मम्मी पापा जन्म देते हैं, वैसे ही उस स्तर पर एक आत्मा में से हम निकले हैं, छोटी आत्मा, उसको हम मोनैड कहते हैं, पेरेंट सोल, ओवर सेल्फ या हायर सेल्फ, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके अंदर मेरा सारा मेमोरी है, उसमें से कोई और भी हिस्सा निकल के कहीं और किसी रियलिटी में जी सकता है, यहाँ जी चुका है, यहाँ कॉन्स्टेंटली पैरेलली कितने सारे लाइफ टाइम्स कोई अलग अलग जगह पर जी रहा है। तो जब हम सब जी लेते हैं फिर उसी फादर सोल में या पेरेंट सोल में चले जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में आप उस एनर्जी फील्ड को ट्यून इन करते हैं, टैप इन करके उसमें से इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ग्रेट सर, आज तो हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं। सोल प्लान्स क्या होता है, सोल स्क्रिप्ट क्या होता है, सोल पर्पस, सोल फैमिली एंड सोल के कितने लेवल्स होते हैं। आई होप कि अब आपको भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को देखकर, अपने बिहेवियर को देखकर ये पता लग रहा होगा कि आप कितनी एडवांस सोल हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू इला, एंड आई थॉरली एंजॉयड। थैंक यू सो मच। सेम हियर सर। आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।